हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारा अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण चल रहा है। आज इसका हम भाग 14 पार्ट 14 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो क्लास में हमारा प्रोटिस्टा जगत खत्म हो गया था। आज हम एक नया जगत यानी जगत कवक, ठीक है, किंगडम पंजाई हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कवक, जगत कवक, जगत कवक। किंगडम पंजाई। ठीक है, जगत कवक में यूकैरियोटिक एक कोशिकीय। ठीक है, जगत कवक में जितने भी जीव रखे गए हैं, सिर्फ ईस्ट को छोड़कर, ईस्ट क्या होता है? वो बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, ईस्ट को छोड़कर बाकी जितने भी जीव रखे गए हैं, जितने भी कहते हैं कवक हैं, वो सब क्या है? यूकैरियोटिक है, एक कोशिकीय है। ईस्ट एक ऐसा कवक है जो क्या है? वो बहुकोशिकीय है। ठीक, ये परपोषी होते हैं। ठीक है, परपोषी में ये परजीवी भी होते हैं और वृत्तोपजीवी भी होते हैं। इनमें ना तो क्लोरोफिल पाया जाता है और ना ही संवहन तंत्र पाया जाता है, अर्थात इनमें जाइलम और फ्लोएम ये नहीं पाए जाते। ठीक है, ये पादप जैसे होते हैं पर ये पादप नहीं होते। क्यों नहीं होते पादप ये? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, इनकी जो संरचना है वो थैलस के रूप में होती है। ठीक है, इनकी जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है? थैलस के रूप में होती है। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक, तो इनमें कैसे जीवों को रखा गया है? जो यूकैरियोटिक, ये कैसे जीव है? यूकैरियोटिक एक कोशिकीय हैं, एक कोशिकीय। ठीक है, ईस्ट क्या है? इसमें से जो ईस्ट है वो क्या होता है? वो बहुकोशिकीय होता है। बाकी जितने भी कवक होते हैं वो सब क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। ठीक, ठीक है, कवक का जनक, कवक विज्ञान के जो जनक, इसके जो जनक हैं वो कौन है? इटालियन की वनस्पतिक विज्ञान। ठीक है, कवक विज्ञान के जनक हैं जो इटालियन के वनस्पतिक विज्ञान, उनका नाम है पियर एंटोनियो माइकेली। ठीक, इन्हें कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी एक पुस्तक, इनकी जो पुस्तक थी नीवा प्लांटेरम जेनेरा। ठीक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? इनकी पुस्तक नीवा प्लांटेरम जेनेरा। ठीक है, उसमें उन्होंने 900 लगभग कितने कवकों का वर्णन किया था? 900 कवकों का वर्णन किया था। ठीक है, इस पुस्तक में उन्होंने कितने कवकों का वर्णन किया था? 900 कवकों का वर्णन किया था। इसलिए इन्हें कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारत में जो कवक विज्ञान के जनक हैं वो हैं E.J. बटलर। ठीक है, भारत में कवक विज्ञान
के जनक E.J. बटलर को कहा जाता है। E.J. बटलर को कहा जाता है, को कहा जाता है। ठीक है। कवक विज्ञान जिसके अंतर्गत, ठीक है, कवक विज्ञान क्या होता है? कवक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, कवक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, कवकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। कवक विज्ञान या माइकोलॉजी, कवक विज्ञान या माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। कवक विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, इटालियन के वनस्पति के पियर एंटोनियो माइकेली। ठीक है, पियर एंटोनियो माइकेली। इन्हें कवक विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक नीवा प्लांटेरम जेनेरा में 900 कवकों का वर्णन किया था। भारत में कवक विज्ञान के जनक कौन है? E.J. बटलर। E.J. बटलर को भारत में कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है। कवक शब्द का, ठीक है, कवक शब्द किससे बना है? ये लैटिन भाषा के शब्द, ठीक है, कवक शब्द लैटिन भाषा के शब्द फंगस, ठीक है, फंगस, फंगस से हुआ है, फंगस से हुआ है, फंगस से हुआ है, जिसका अर्थ मशरूम, मशरूम या छत्रक होता है। ठीक है। कवक शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? लैटिन भाषा के शब्द फंगस से, जिसका अर्थ क्या होता है? मशरूम या छत्रक होता है। ठीक, ये कुछ कवक के बारे में इम्पॉर्टेंट बातें थी। ठीक है। अब हम हेडिंग डालेंगे कवकों के समान लक्षण। ठीक, हम हेडिंग क्या डालेंगे? सबसे पहले कवकों के सामान्य लक्षण। सबसे पहला, ये प्रायः एक कोशिकीय, ठीक, या बहुकोशिकीय संरचना के रूप में पाए जाते हैं। संरचना के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। ठीक, दूसरा,
पोषण के आधार पर परपोषी होते हैं। ठीक है, परपोषी में ये परजीवी भी होते हैं और मृतोपजीवी भी होते हैं। ठीक है, यानी दूसरे जीवों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं और सड़े गले पदार्थों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, तीसरा है इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज या काइटिन की बनी होती है। ठीक, इनका आकार थैलस के रूप में होता है। इनका आकार किस प्रकार होता है? थैलस के रूप में होता है। ठीक है, पांचवा, इनकी संरचना धागे नुमा होती है, जिसे कवक सूत्र कहते हैं। ठीक है, सब कवक सूत्र कहते हैं। कवक सूत्र को हम हाइफी भी कहते हैं। कवक सूत्र हाइफी कवक सूत्र के समूह को कवक जाल कहते हैं। ठीक है, कवक जाल को इंग्लिश में हम माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, कवक सूत्र के समूह को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम या कवक जाल कहते हैं। ठीक, अगर आप मशरूम को देखेंगे तो आपको उसमें ढेर सारी ठीक है कवक सूत्र की संरचना दिख जाएगी। ठीक, उसकी संरचना कैसे होती है? इसमें ढेर सारी ऐसी कवक उसमें धागे नुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे समूह को क्या बोलते हैं? माइसीलियम, कवक जाल कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारा मशरूम है। ठीक, तो ये ढेर सारे कवक सूत्रों से बना होता है। कवक सूत्र को के समूह को हम तो क्या बोलते हैं? माइसीलियम, कवक जाल कहते हैं। ठीक है, छठा, इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती।
नहीं पाई जाती। ठीक, ये कुछ कवकों के सामान्य लक्षण थे। ठीक है, ये कुछ लक्षण थे किसके? कवकों के। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे वास स्थान। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? वास स्थान। वास स्थान। ठीक है, तो कवक कहाँ पाए जाते हैं? तो कवक सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, ठीक, कवक क्या होते हैं? ये सर्वव्यापी होते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। तो इसमें लिखेंगे कवक सर्वव्यापी। सर्वव्यापी होते हैं, ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, कवक क्या है? ये सर्वव्यापी है। ये सड़े गले पदार्थों में, जैसे कहते हैं लकड़ी जो आपकी खराब हो जाती है उसमें छोटे छोटे मशरूम टाइप के निकल आते हैं, जिसे हम लोग कुकुरमुत्ता बोलते हैं। क्या है? सब कवक है। ठीक है, ब्रेड में, अचार में, ठीक है, मुरब्बा में, मतलब जो भी सड़े गले जो पदार्थ हैं उन सभी में क्या होते हैं? कवक पाए जाते हैं। ठीक, तो ये क्या है? ये सर्वव्यापी होते हैं। अब इनका पोषण, अगली हेडिंग डालेंगे पोषण। तो ये पोषण क्या है? ये परजीवी होते हैं, इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, तो ये क्या होते हैं? ये परजीवी होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कवक परपोषी होते हैं। कवक परपोषी होते हैं। क्यों होते हैं परपोषी? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पर्णहरित नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये परपोषी होते हैं। ठीक है, कवक परपोषी होते हैं, अतः ये दूसरे जीवों पर परजीवी या सहजीवी के रूप में सड़े गले खाद्य पदार्थों जैसे रोटी, अचार। ठीक है, अचार में आपने जो सफ़ेद कलर का, जो हमारा अचार खराब हो जाता है उसमें सफ़ेद कलर का जो फफूंद लग जाता है वो कवकी है। रोटी, अचार, मुरब्बा, ब्रेड को हम खुला छोड़ देते तो उसमें ग्रीन कलर का फफूंद लग जाता है, तो ये सब क्या है? ये सब कवक ही है। ये सब कवक के रूप है। मुरब्बा, ब्रेड, फल, चमड़ा आदि पर मृतोप जीवी के रूप में मिलते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ कवक जल तथा
वायु में भी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक, ये था कवक का पोषण। ये क्या होते हैं? परपोषी होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, ये दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या सड़े गले खाद्य पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये वासस्थान इनका ये सर्वव्यापी है। ठीक है, ये सभी जगह पाए जाते हैं। कुछ कवक जल तथा वायु में भी पाए जाते हैं। ठीक, अब इनकी हम संरचना देखते हैं। ये इनकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो अगली हेडिंग हम डालेंगे संरचना। ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया इनकी संरचना कैसी होती है, धागे नुमा संरचना होती है। ठीक है, तो जो इनकी जो धागे नुमा संरचना जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिखेंगे कवक सूत्र, कवक सूत्र जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफी। कवक सूत्र के बने होते हैं, ठीक, कवक सूत्र दो प्रकार के होते हैं। कवक सूत्र दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला पट्टीय कवक सूत्र। ठीक, सेप्टेट हाइफी। ठीक है, पट्टीय कवक सूत्र किसे कहते हैं, जिसमें पट पाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी जो कोशिकाएं हैं वो आपस में नहीं मिल पाती और ना ही इनके केंद्रक एक साथ हो पाते हैं। ठीक है, पट्टीय, अगर हम फिगर देख लें पट्टीय का, ऐसे कवक सूत्र द्वारा कवक का निर्माण होता है। ठीक है, ये तो जिन कवक सूत्र में पट पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो धारीनुमा संरचना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पट बोलते हैं। ठीक है, तो जिनमें ये पट पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पट्टीय। सेप्टेट, जिनमें ये सेप्टेट पाया जाता है उन्हें हम लोग सेप्टेट हाइफी बोलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो इनके जो केंद्रक हैं वो आपस में नहीं मिल पाते। ठीक है, अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो जिन कवक सूत्रों में पट पाया जाता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पट्टीय कवक सूत्र बोलते हैं। ठीक है, इनकी वजह से इनकी ना ही कोशिकाएं आपस में मिल पाती हैं और ना ही इनके केंद्रक एक साथ हो पाते हैं। दूसरा है हमारा अपट्टीय कवक सूत्र। अपट्टीय कवक सूत्र, एस्पेटेट, हाइफी। ठीक है, ठीक, वे कवक सूत्र जिनमें पट नहीं पाया जाता। ठीक है, ऐसे कवक सूत्र जिनमें पट नहीं पाया जाता, लिखेंगे, इसमें लिख देते हैं थोड़ा सा, ऐसे कवक सूत्र जिनमें पट पाया जाता है
पाया जाता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे ऐसे कवक सूत्र, ऐसे कवक सूत्र जिनमें पट नहीं पाया जाता, पट नहीं पाया जाता, अपपटीय कवक सूत्र कहलाते हैं। नहीं पाया जाता है अपपट, वो कैसे कवक सूत्र कहलाते हैं? अपपटीय कवक सूत्र कहलाते हैं। ठीक, ठीक है, तो इनमें पट नहीं पाया जाता, तो इसका फिगर, अगर इनमें पट नहीं पाया जाता तो इनकी कोशिकाएं क्या होती है? आपस में मिल जाती हैं, और इनके केंद्रक भी क्या होते हैं? आपस में मिले होते हैं। ठीक है, ठीक, इनके जो केंद्रक होते हैं वो भी क्या होते हैं? आपस में मिले होते हैं। ऐसे कवक सूत्र को हम क्या कहेंगे? अपपटीय या सकोशिकीय, संकोशिकीय। ठीक है, ऐसे कवक सूत्र को हम अपपटीय या संकोशिकीय, ठीक है, इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? कोइनोसाइट, यानी एक से अधिक केंद्रक। ठीक है ना, कोइनोसाइट मतलब क्या होता है? एक से अधिक केंद्रक, क्योंकि जो इनके केंद्रक, जब इनमें कोई पट नहीं पाया जाता तो इनके केंद्रक क्या है? आपस में मिल जाते हैं। तो ऐसे जिनके केंद्रक आपस में मिल जाते हैं, संकोशिकीय, संकोशिकीय कोइनोसाइट, कोइनोसाइट कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक, कोइनोसाइट मतलब एक से अधिक केंद्र। ठीक है, तो संरचना के आधार पर कवक सूत्र दो प्रकार के होते हैं, पटीय कवक सूत्र और अपपटीय कवक सूत्र। पटीय कवक सूत्र ऐसे कवक सूत्र जिनमें पट पाया जाता है, जिनकी वजह से इनकी कोशिकाएं आपस में नहीं मिलती और न ही इनके केंद्रक आपस में मिल पाते हैं। अपपटीय कवक सूत्र में पट नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इनकी कोशिकाएं, ठीक है, यह बहुकोशिकीय होते हैं और बहुकेंद्रकीय होते हैं। ठीक है, ठीक, अब हम देखेंगे कवकों में जनन। हमने क्या क्या देखा? कवक लक्षण देख लिए, इनका वास स्थान देख लिया, पोषण भी देख लिया, इनकी संरचना भी देख ली। अब हम देखेंगे कवकों में जनन। कवकों में जनन किस प्रकार का होता है? कवकों में जनन, ठीक है, तो कवकों में तीनों प्रकार का जनन होता है। वर्धी या कायिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। तो लिखेंगे कवकों में तीनों प्रकार का जनन होता है। ठीक है, वर्धी जनन या कायिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक। दूसरा अलैंगिक, असेक्सुअल, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इनमें तीनों प्रकार का जनन होता है, वर्धी जनन या कायिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। ठीक है, तो वर्धी जनन सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे कायिक जनन या वर्धी जनन। कायिक जनन। ठीक है, तो कायिक जनन में हमारा जो सबसे पहला है वो है विखंडन द्वारा। विखंडन द्वारा, इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, विखंडन द्वारा इस विधि में, ठीक है, इस विधि में कवकों का जो कवक, ठीक है, इस विधि में जो कवकों का जो कवक जाल है वो किसी बाहरी, ठीक है, किसी बाहरी शक्ति द्वारा या किसी दुर्घटनावश क्या होता है, टूटकर अलग हो जाता है। ठीक है, जब ये टूटकर अलग हो जाता है तो यह कवक सूत्र नए कवक को बना लेता है। ठीक है, ठीक इस विधि में जो इसका जो कवक जाल का कवक सूत्र क्या होता है, बाहरी बाह्य शक्ति के द्वारा क्या हो जाता है, टूट जाता है, किसी दुर्घटनावश टूट जाता है। तो टूटने पर ये कवक सूत्र नए कवक का बना लेता है। ठीक है, लिखेंगे इस विधि में कवक सूत्र पर जब किसी बाह्य शक्ति का दबाव पड़ता है या किसी दुर्घटनावश ये टूट जाते हैं तो कवक जाल से, ठीक है, माइसीलियम से कवक जाल से कवक सूत्र के टूटने पर कवक सूत्र अलग हो जाता है। और कवक सूत्र नया कवक बना लेता है। ठीक है, कवक सूत्र और कवक जाल में आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, मैंने बताया अभी। कवक सूत्र एक, ठीक है, जो धागे नुमा एक संरचना होती है उसे हम कवक सूत्र कहते हैं और कवक सूत्र के समूह को कवक जाल कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी कवक जाल में बाह्य प्रेशर पड़ता है या किसी दुर्घटनावश कोई एक कवक सूत्र टूट जाता है तो वो नया कवक बना लेता है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई कवक जाल है। ठीक, तो इसमें से मान लीजिए बाह्य किसी शक्ति के दबाव से या किसी दुर्घटनावश क्या हो जाए, टूटकर अलग हो जाता है। ये टूटकर अलग हो जाता है तो फिर ये नए कवक का निर्माण कर लेता है। ठीक है, ये क्या है, ये कवक जाल है, माइसीलियम है। ठीक है, क्योंकि इसमें ढेर सारे कवक सूत्र हैं
ठीक है। और ये हमारा क्या है, कवक सूत्र, कवक सूत्र। ठीक है। तो जब किसी कवक जाल से कोई कवक सूत्र अलग हो जाता है किसी भी वजह से, तो वो नए कवक का निर्माण करता है। ठीक है। दूसरा है हमारा बडिंग, मुकुलन। बडिंग लिखेंगे इसमें, इस विधि में जनन कोशिका से एक सूक्ष्म उभार जीव द्रव्य के दबाव के कारण बाहर की ओर उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। तो जब ये पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाता है तो यह जनन कोशिका से अलग हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मुकुलन। ठीक है। की ओर उत्पन्न होता है और परिपक्व होने पर ये मात्र कोशिका से अलग हो जाता है, कोशिका से अलग हो जाता है। ठीक, ये था हमारा बडिंग। अब हमारा जो तीसरा है द्विविखंडन। तीसरा क्या हमारा, द्विविखंडन द्वारा, द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। लिखेंगे, इस विधि में कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और दोनों कोशिकाएं नए कवकों का निर्माण करती हैं, नए कवकों का निर्माण करती हैं। ठीक। चौथा है हमारा ओइडिया। ठीक है, ओइडिया द्वारा। इस विधि में, ठीक है, जो कवक तंतु हैं क्या होते हैं, लंबे हो जाते हैं और अनेक छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाते हैं। प्रत्येक खंड क्या कहलाता है, ओइडिया कहलाता है। ठीक, प्रत्येक खंड ओइडिया कहलाता है और प्रत्येक खंड नई कोशिका का निर्माण करता है। तो इसमें लिखेंगे, कवक तंतु लंबे होकर अनेक छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड आइडिया कहलाता है।
कहलाता है और प्रत्येक खंड नई कोशिका का निर्माण करता है, नई कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, तो कोई कवक तंत्र क्या होता है, इसलिए लंबा हो जाता है ठीक है, और ये प्रत्येक कई खंडों में इस प्रकार टूट जाता है। तो ये प्रत्येक खंड क्या कहलाता है, ओइडिया। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक खंड क्या कहलाता है, ओइडिया। और प्रत्येक खंड नई कोशिका का निर्माण करते हैं, यानी नए कवक सूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन हमारा 4 प्रकार का होता है, विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन और आइडिया द्वारा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आज की वीडियो क्लास में आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। बाय बाय।